लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, हम लोग सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे थे ना। लास्ट क्लास में हम लोग सीख रहे थे सेंटर ऑफ मास में ना तुम लोग को मैंने कुछ कुछ बेसिक बेसिक बातें बताई थी। मैं फिर से उसको रिवाइज भी करवा देता हूँ एक बार। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ना तुमको, इस ये पूरा एक कंसेप्ट चल रहा है, ठीक है। और इसके बेसिस पे कैसे कैसे सवाल आते वो भी मैं तुमको बताऊंगा। जैसे पहला, अगर तुम्हें कोई बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए बोला जाए, तो ये हम लिख सकते हैं m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर डॉट 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 m1 प्लस m2 डॉट डॉट। r1 वेक्टर में क्या क्या छिपा हुआ है? x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं दो पार्ट में तोड़ करके, ये हमारा हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 डॉट 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 y1 प्लस m2 डॉट डॉट। फिर ycm को लिख सकते हैं हम लोग m1 y1 प्लस m2 y2 डॉट 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 m1 प्लस m2 डॉट डॉट। ठीक है, इसको दो पार्ट में ब्रेक करके। इसके बाद हम लिख सकते हैं कि अगर हमसे बोला जाएगा कि चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसको लिख सकते हैं हम लोग m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r डॉट डॉट डॉट। हमने क्या किया, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो जैसे यहाँ पे करेंगे, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इसके नीचे dt आएगा तो कट जाएगा, इसके नीचे वाला dt सबका कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा। ये लास्ट क्लास में हमने किया था। और मैंने इसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल भी करवाया था कि एक बॉडी है, अगर वो मूव करता है 5 मीटर, दूसरा बॉडी वो मूव करता है सेंटर ऑफ मास मूव करता है 1 मीटर, और बताओ दूसरा बॉडी कितना मूव करेगा। मास दिया जाएगा, एक बॉडी का मोशन दिया जाएगा, सेंटर ऑफ मास का दिया जाएगा, तो वो कर सकते हैं। इसी केस में अगर ऐसा बोल दिया जाए कि एक बॉडी मूव करता है, तो बताओ दूसरा बॉडी कितना मूव करेगा, इन सच्चे वे कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन नहीं बदल रही, तो इसको 0 ले लेंगे। इसके बेसिस पे हमने सवाल लास्ट क्लास में किया भी था। तीसरी बात, अगर हमने टाइम को यहाँ से नहीं हटाया, मतलब हमने क्या किया, इसको सिर्फ डिफरेंशिएट कर दिया, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ v, इसको ऐसा लिखूंगा मैं, इसको लिखूंगा vcm m1 v1 प्लस m2 v2 बाय m1 प्लस m। ये मेरा हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का। देखो, एक याद रखना, ये मास्टर फॉर्मूला है, मास्टर एक्सप्रेशन है। इसी से निकल करके ये आया है, इसी से निकल करके वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया है। ये तुमको नहीं भी याद रहता, ये सिंपल सा डिफरेंशिएशन करना है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं। ठीक है, मेन हमको ये याद रखना है, ये याद रखना है, और ये वाला। चौथा, इसी को फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे, तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा एक्सेलरेशन, मिल जाएगा ऑफ सेंटर ऑफ मास। आई थिंक सबको समझ में आ रहा है, कुछ खास इसको हम नहीं कर रहे हैं। डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसी को हम क्या लिखते हैं, फोर्थ एक्सप्रेशन को हम आगे और क्या एक्सटेंड कर सकते हैं, ये टोटल मास हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ m1 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ MACM। मैंने बताया भी था तुम लोग को कि जो फोर्स होता है, फोर्स का मास इनटू एक्सेलरेशन। किसका एक्सेलरेशन? तो आंसर है सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। ये हो जाएगा F वेक्टर इक्वल्स टू m1 a1 ठीक है,
दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी m1a1 plus m2a2, ठीक है। अच्छा, इसमें अब आगे और कैसे कैसे बातें यहाँ से कंक्लूड की जा सकती है। देखो, अगर हमारे पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, दिस इज फोर्स एक्सटर्नल, ठीक है, m1a1 plus m2a2 plus m3a3। अब एक टॉपिक यहाँ पे आता है आइसोलेटेड सिस्टम। व्हाट डू मीन बाय आइसोलेटेड सिस्टम? आइसोलेटेड सिस्टम अकेला जो होता है, ठीक है, जिसके बाहर से किसी भी तरह का कोई भी फोर्स एक्ट ना कर रहा, उस सिस्टम को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। अगर हमारे पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, मतलब बाहर से उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखते व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम? इन आइसोलेटेड सिस्टम फोर्स एक्सटर्नल इक्वल टू जीरो, बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। अगर फोर्स एक्सटर्नल जीरो है, मतलब बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है, अगर फोर्स जीरो है, फोर्स से क्या बनता है? एक्सेलरेशन बनता है। देन एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू जीरो। दिस इंप्लाइज दैट अगर एक्सेलरेशन जीरो है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वेलोसिटी कैसी होगी? वो कांस्टेंट होगी। देन vcm इक्वल्स टू कांस्टेंट। हम यहाँ से यहाँ का जो सफर तय किया है, यहाँ से, ठीक है, इसको फटाफट सबको नोट कर जाओ, ठीक है। इसके बेसिस में मैं तुमको, अगर मैं तुमको शॉर्ट में बताऊं, तो सेंटर ऑफ मास m1 x1 plus m2 x2 by m1 plus m2। अगर हमको चेंज इन सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो m1 डेल्टा x1 plus m2 डेल्टा x2 by m1 plus m। अगर हमको वेलोसिटी निकालना है, तो m1 v1 plus m2 v2 by m1 plus m। डिफरेंशिएट करते हैं। अगर हमको एक्सेलरेशन निकालना है, तो m1 plus m2 m1 a1 plus m2 a2 by m1 plus m, ठीक है। अगर हमको फोर्स निकालना है, तो फोर्स हो जाएगा हमारा m1 a1 plus m2 a। अगर फोर्स जीरो है बाहर से, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होगा। अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर जीरो होगा, मतलब बॉडी की वेलोसिटी कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। इसको फटाफट नोट कर दो। इसके बेसिस पे हम लोग कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं अच्छे अच्छे, तो हम लोग को ये पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है ना, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो, मैं तुम लोग को बोर्ड लेवल पे ही थोड़े अच्छे अच्छे लेवल के भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, थोड़े थोड़े, ताकि तुम लोग बाकी अपना जो भी शीट है उसको करना स्टार्ट कर दो एक बार, ठीक है। और फिर हाई लेवल की हम लोग एंट्रेंस क्लास कंडक्ट करते ही हैं। ओके, अभी ना मैं तुम लोग को इस पे कुछ अच्छे सवाल करवा देता हूँ। जैसे देखो, एक सम देख लो, ये पूरा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्वेश्चन देखो, बोला गया कि मान लो एक, यहाँ पर दो लोग हैं, और इस आदमी का मास है 50 kg, और इस आदमी का मास है 70 kg। इनकी जो दूरी है ना, वो है 76 मीटर है, ठीक है। इनके पास ना एक रस्सी है, ये दोनों एक रस्सी दोनों एक दूसरे को रस्सी से खींच रहे हैं, ठीक है। सरफेस पे बाहर से कोई भी फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, ठीक है। तो बताना है कि ये लोग कहाँ पर आकर के मीट करेंगे, ठीक है। वेयर विल द पर्सन मीट? तो देखो, कहाँ पे आकर के अगर ये मीट करेंगे, ये बात हमको अगर हमसे पूछी जाएगी, तो ये क्या होगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, दोनों रस्सी से खींच रहे हैं। और बोला गया बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब ये आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम में बाहर से कोई फोर्स नहीं लगता है। तो हमने क्या सीखा था कि ये कहाँ पे आकर के मीट करेंगे। तो मान लो कि ये आगे आता है एक बार के लिए x1, और ये अगर आगे आता है x2, मतलब इसका पोजीशन चेंज हुआ डेल्टा x1 से, इसका पोजीशन चेंज हो गया डेल्टा x2 से। एक का डेल्टा x1 से चेंज हुआ, एक का डेल्टा x2। याद रखना, ये मूव किया है, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? डेल्टा x1। यहाँ पर हमको ये फॉर्मूला यूज करें, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा r1 के बदले हम x1 पुट कर यूज करेंगे,
तो अब यहाँ पे मैं क्या ले सकता हूँ 50 इंटू डेल्टा x1। डेल्टा x1 को मैं बार बार डेल्टा x1 लिखूं, ठीक है, इससे अच्छा मैं क्या लिख सकता हूँ कि मैं डेल्टा x1 को ना मैं सीधे x1 ही लिख देता हूँ। अंडरस्टूड व्हाट इज x1 हियर? डिस्प्लेसमेंट। x1 इज नॉट द पोजीशन, ठीक है। व्हाट इज 70 into x2? मैं व्हाट इज द टोटल? बाय टोटल मास कितना है? 120। क्योंकि बाहर से कोई, दिस इज आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। अब देखो आइसोलेटेड सिस्टम है तो बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। जब खींचना शुरू किया तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था, तो हर समय सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट पे ही रहेगा ना, क्योंकि वेलोसिटी तो बदल नहीं रही सेंटर ऑफ मास की, ये जीरो हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ 50x1 यहाँ पे मैं काम करता हूँ। इसको अगर मान लो मैंने बोला है कि ये इधर जा रहा है तो ये इधर जाएगा, तो इसकी साइन भी तो अपोजिट हो जाएगी। इसको मैं अगर ले लेता हूँ डेल्टा x1, इसको ले लेता हूँ मैं माइनस डेल्टा x, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है दोनों उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो मैंने एक को क्या ले लिया, प्लस ले लिया, एक को ले लिया मैंने माइनस। 50x1 माइनस 70x2 इक्वल्स टू 0। x1 5x1 इक्वल्स टू 7x2, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है और कहीं पे आके मीट करेगा। एक बात तो पक्की है कि ये जो x1 है और जो x2 है, ये दोनों मिलकर के कितने हो जाएंगे? 6 मीटर हो जाएंगे ना। इनकी एडेड वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो मुझे x, क्योंकि ये एक्चुअली ये यहाँ से खींचते खींचते कहीं यहाँ पे आकर के मिल जाएगी, ठीक है। तो x1 प्लस x2 मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि x1 के बदले मैं लिख सकता हूँ, या x1 या x2 किसी एक को निकाल लो। तो अगर मैंने x1 को हटाया तो 7x2 बाय 6 बाय 5 प्लस x2, ये हो जाएगा 12x2 2.5। तो x2 कितना हो गया? 2.5। तो x1 कितना हो गया? 1. दैट इज ये कहाँ मिलेंगे आकर के? x2 2.5 वाला और x1 कितना हो जाएगा? 3.5, ठीक है। मतलब 3 मीटर यहाँ पे समझ में, 50 kg का था, ये 60 kg का था। ये कहाँ पे आके मिलेंगे? यहाँ पे। और अगर तुम यहाँ पर देखो, मैंने इतना लंबा मेथड किया, अगर मैं तुमको इसका शॉर्टकट बताऊँ ना, शॉर्टकट पता है इसका क्या है? कि दे बोथ विल मीट एट द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तुम अगर करके देखो ना, अगर इसका सेंटर ऑफ मास निकालोगे ना, तो क्या आएगा देखो तो, सेंटर ऑफ मास 50 इंटू 0 प्लस 60 इंटू 6 बाय 50 प्लस 70 इंटू 6, 50 प्लस 70 हो जाएगा 120, ठीक है। ये तो 0 हो गया। कितना हो जाए 70 बाय, ठीक है, 6 टू द 12, 0, 3.5। देखो तो 3.5 पे आके मीट करा कि नहीं करा? तो एक्चुअली ये मैंने तुमको पूरा फील के लिए बताया मैंने। अगर ये सवाल इस तरह का तुम्हारा अगर इंटरेस्ट में अगर आ जाता है, तो तुम अगर ये दोनों पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तुम वहां पे सीधे सेंटर ऑफ मास अगर निकाले तो वहां पे आकर के ये मीट करें, ठीक है। सबको आया समझ में सवाल? कोई दिक्कत किसी को? पूछो। दिस they meet at the center of mass। इसको फटाफट सबको नोट कर लो। उसके बाद एक सवाल तुम लोग खुद से करना है, ठीक है। ये आंसर आंसर सबको ही देगा मेरे को। बोला क्या, दो बॉडी है, इसका मास है 5 kg और एक का मास है 10 kg। ये दोनों के पास का कुछ चार्ज है, ठीक है।
ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। चार्ज की वैल्यू हमको दी नहीं गई है और ना हमको जरूरत है इसकी। अब यह इनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, ये इसकी तरफ जाएगा, ये इसकी तरफ जाएगा, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, फोर्स लग रहा है तो ये तेजी से भागेगा, ये भी तेजी से भागेगा। तो हमसे क्या पूछा गया है कि बताओ अगर बाहर से कोई फोर्स ही लग रहा है, ठीक है, नो, इट इज आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब बाहर से कोई फोर्स ना लग रहा हो, अंदर का फोर्स लग सकता है, ठीक है। इट इज आइसोलेटेड, फाइंड वेलोसिटी ऑफ 5 kg when velocity of 10 kg is 10 मीटर पर सेकंड। सबको आंसर देगा इस क्वेश्चन का। जो मैंने पीछे फॉर्मूला करवाया था, ठीक है, वेलोसिटी की बात अगर चल रही है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ये वाला, VCM इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 बाय m1 प्लस, ठीक है, थर्ड वाला यूज करो और फटाफट इस सवाल को सॉल्व। ठीक है, बाकी लोग भी तो आंसर, सबको तो आंसर, सबको तो आंसर, इजी सवाल है। ओके, सही है, सबको तो आंसर। देखो यहाँ पर हमसे पूछा गया फाइंड द वेलोसिटी ऑफ 5 kg व्हेन वेलोसिटी ऑफ 10 kg इज 10 मीटर पर सेकंड। तो हमको पता है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाता है, ओके सही है जेसिका, वेरी गुड। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाता है m1 v1 प्लस m2 v2 m1 प्लस m2। अब देखो बोला गया कि आइसोलेटेड सिस्टम है, मतलब कि ऑब्वियस सी बात है, इसको रिलीज किया गया था रेस्ट से, सही है, वेरी गुड। तो भी आइसोलेटेड सिस्टम है मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनिशियली जीरो होगा, इक्वल्स टू m1, मास कितना है 5, इनटू वेलोसिटी इनिशियल कितनी है इसकी 5 kg की, पता नहीं है, प्लस 10 की वेलोसिटी क्या ले लेंगे 10 इंटू, अब ये लेफ्ट में इसको ले लो माइनस सिर बात लिए, बाय टोटल मास कितना है 10 प्लस 5 15, दैट इज हो जाएगा ये 5v, ठीक है, माइनस 100, तो v हो जाएगा हमारा 20 मीटर पर सेकंड। सब काफी बच्चों का आ गया, सबका सही है, वेरी गुड, ठीक है। इसी में वो लोग सवाल कैसे और देखो तुमसे पूछे जा सकते हैं, सिंपल सिंपल सवाल ऐसे आ सकते हैं, ऐसा बोल दिया जाएगा कि ऐसे करके एक स्प्रिंग है, ठीक है, यहाँ पर एक ब्लॉक है, यहाँ पर दूसरा ब्लॉक, ठीक है, और स्प्रिंग को दबा दिया गया, कॉम्प्रेस कर दिया गया, कॉम्प्रेस करने के बाद ना स्प्रिंग को रिलीज किया गया, स्प्रिंग कैसा कॉम्प्रेस, लंबा स्प्रिंग था दबा के छोटा कर दिया, जैसे रिलीज किया गया देखा कि इसके ऊपर फोर्स लगा,
ठीक है। ये फोर्स की वजह से इस पे एक्सेलरेशन होता है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसका मास है 2 kg। तो बताओ जै, जैसे स्प्रिंग को रिलीज किया गया, बताओ इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। इसका मास हमको दिया गया है 4 kg। फाइंड ए, ठीक है, व्हेन स्प्रिंग इज रिलीज, ठीक है, इन गिवन आइसोलेटेड सिस्टम। इसको भी खुद से करो, तुम लोग को आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे जरा सा वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला देख लो। सही है, बाकी लोग भी तो आंसर। साइन का ध्यान रखना, भाई साइन किधर जा रहा है, प्लस माइनस का सबको पता ही है। रुद्र एक बार आंसर चेक करो। बाकी लोग भी तो आंसर सबको ट्राई करो। ठीक है निखिल, बाकी लोग भी तो। हम पहले वाला क्वेश्चन जैसा ही है, सबको तो आंसर सही है जैसिका। सही है ईशा, वेरी गुड। रुद्र फिर से चेक करो एक बार। देखो सिंपल सा सवाल है, आइसोलेटेड सिस्टम में बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, जीरो इक्वल टू m1 2 इंटू 5 माइनस 5, इधर नेगेटिव ले लेते हैं, प्लस 4 इंटू ए, ठीक है, बाय, मैंने ए को पॉजिटिव ले लिया, ठीक है। अगर ए मेरा पॉजिटिव होगा तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा, और अगर नेगेटिव आएगा तो वो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, और टोटल मास कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 10 इक्वल टू 4, ए कितना आएगा हमारा 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो सिंपल सिंपल सवाल ऐसे, ठीक है। इसमें देखो तुम्हारे सामने पता है कैसे सवाल आ सकते हैं। दो बॉडी है जिनका मास तुमको दिया जाएगा, ग्रेविटी के फोर्स से अट्रैक्ट हो रहे हैं। तुम्हारे सामने हो सकता है दो चार्ज हो सकते हैं, प्लस माइनस चार्ज, वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। इनके बीच में स्प्रिंग का फोर्स लग सकता है। तो कोई भी सवाल हो, इंटरनल इंटरनल फोर्स हो, ठीक है, तो हम उसको सॉल्व करके आसानी से अपने वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को, जो भी चीज हमको चाहिए उसको वहां से निकाल सकते हैं। आई बात सबको समझ में, क्लियर हो गया सबको। अच्छा, इसके बेसिस पे देखो और कैसे कैसे तुम्हारे सवाल आते हैं। इसकी थोड़ा सी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस में और करवाता तुम लोग को। बोला गया कि एक ऊंचाई से, यहां से ना एक बॉम्ब का एक्सप्लोजन होता है, ठीक है। एक बम है जो फटता है, और ये बम जब फटता है ना, ये दो पार्ट, दो टुकड़ों में बट जाता है। एक टुकड़ा जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन बना करके इस तरह से, और दूसरा टुकड़ा जो है प्रोजेक्टाइल मोशन बना करके ऐसे जाता है, ठीक है, ऐसे। ये 5 kg का बारूद था, ठीक है, फटता है ये। यहाँ पे 3 kg का बारूद यहाँ जाके गिरता है, और 2 kg का बारूद यहाँ जाकर गिरता है, ठीक है, यहाँ जाके गिरता है। तो इसको मैं
ये 2 kg का बारूद, ये दूरी हमको बोली है रही है कि 4 मीटर की दूरी है, ठीक है। तो बताओ 2 kg को जो बारूद है वो इस दीवार से कितनी दूरी पे जाकर के गिरे। ये क्वेश्चन तुम्हारे पता है छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो तुम्हारे नेट पे भी आते हैं, मेंस में भी आते हैं, ऐसे सवाल निकाल सकते हो, निकालो, ट्राई करो, आ जाएगा। सर कौन सा सिस्टम है? ये आइसोलेटेड सिस्टम है। अब अगर ये फटा है ना, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है इंटरनल फोर्स लगा होगा। देखो यहाँ पे एक चीज सुना ध्यान से, यहाँ पे बॉम्ब एक्सप्लोड करता है, यहाँ पर अगर हम बात करें कि क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, तो आंसर है यस, एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि अंदर अंदर ना इंटरनल फोर्स है, जो केमिकल बायोकेमिकल का जो फोर्स लग रहा होगा, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसकी वजह से नीचे ना गिरा। तो लेकिन अगर हमसे पूछा जाएगा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वर्टिकल में, क्या कोई फोर्स ऐसा है जो हॉरिजॉन्टल में लग रहा है? आंसर इज नो, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा लगता है वर्टिकल में, उसकी वजह से नीचे गिरा। लेकिन हॉरिजॉन्टल में कोई भी फोर्स नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम ये बोलेंगे कि अगर एक पार्ट मूव कर रहा है, दूसरा पार्ट भी मूव कर रहा है, तो पहला वाला इक्वेशन यूज कर लो, m1 x1 वाला, या m1 डेल्टा x1 वाला यूज कर लो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है, कोई भी यूज करके आंसर निकाल लो। सेकंड वाला यूज कर लो, ज्यादा आसान रहेगा। ओके, सही है, बाकी लोग भी तो आंसर सबको दो। देखो अगर यहाँ पर बात की जाए ना, तो x की यूएम हो जाता है m1 x1 m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 बाय m1 प्लस m2। अब देखो तो x में तो इसका सेंटर ऑफ मास नहीं बदल सकता, बिकॉज x में तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, फोर्स तो लग रहा है वर्टिकल, ये जीरो हो जाएगा। m1 कितना 3 kg है, कितना इसका डिस्प्लेसमेंट है 4 है, प्लस m2 का कितना वैल्यू 2 है, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा, वो मान लेते हैं बाकी माइनस एक्स है, बाय सम ऑफ द मासेस कितना है 3 + 2 5, तो मैं क्या ले सकता हूँ 12 = 2x, x हो जाएगा 6, मतलब दूसरा मास कितनी दूर जाके गिरेगा, मैंने -6 लिया, मैंने क्या लिखा -6, दैट मींस ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा -x बोला, लिख रहा -6, मतलब ये माइनस के टुवर्ड्स लेफ्ट। आई सबको बात समझ में? ये देखो ये सवाल ना तुम्हारे एग्जाम में ट्विस्ट करके भी पूछा जा सकता है, बोला इस पे पूछा जाएगा इज द क्या कहते हैं कि यहाँ पर जो सेंटर ऑफ मास है वो कौन से डायरेक्शन में प्रिजर्व रहेगा, ठीक है, तो अलोंग एक्स, वाई में नहीं रहेगा, वाई में ग्रेविटी लग रही है, ठीक है, और हमको वैसे भी वाई से मतलब भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो ये सवाल हम लोग मैं तुम्हें खाली सा कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। ऐसे मान लो एक क्वेश्चन में देखोगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है, एक बॉम्ब को फेंका गया, बॉम्ब जो है ना हाईएस्ट पॉइंट पे जाता है और उसका पूरा का पूरा जो मसाला है बारूद है वो फट जाता है। जैसे बारूद फटता है ना, वैसे ये बारूद फटा है यहाँ पे, और ये मान लो 5 किलो बारूद था, ठीक है, 5 किलो बारूद में क्या होता है, 3 किलो बारूद जो है वो नीचे गिर जाता है, ठीक है। फिर पूछा जाएगा कि बताओ 3 किलो बारूद जो है वो बिल्कुल नीचे गिर जाता है, बताओ 2 किलो बारूद किधर जाके गिरेगा, 2 kg बारूद कहाँ जाके गिरेगा। तो पता है देखो यहाँ पर जो यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट यूज होगा कि दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन। अब सोचो अगर यहाँ पर ये नहीं फटता तो कैसा जाता, ऐसा जाता,
अगर नहीं फटता तो कैसा जाता, जैसा जाता प्रोजेक्टाइल मोशन में, ये ऐसा जाता, ठीक है, ठीक है, ये इसका रेंज हो जाता अगर ये नहीं फटता। लेकिन अभी क्या होता, अभी ये पार्ट जो है ना इस तरह से फटा ना, एक पार्ट 3 kg का, ये बोला कि यहाँ गिर गया, 2 kg का कहाँ गिरे, तो 2 kg का समवेयर ऐसे जाकर के गिरेगा, इन सच ए वे, सुना ध्यान से, इन सच ए वे कि ये पॉइंट कुछ इस तरह से होंगे कि ये जो 2 kg होगा ना और ये जो 3 kg होगा, ठीक है, इनका जो सेंटर ऑफ मास है ना वो यहाँ पर हो। आई बात सबको समझ में, 3 kg और 2 kg इस तरह से गिरेंगे जाकर के कि इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। जरा सा इस क्वेश्चन को मैं तुम्हें देता हूँ, ठीक है, ऐसा बोल दिया जाएगा यहाँ पे, गिवन अबव क्वेश्चन में ऐसा होगा, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 100 मीटर, ठीक है, 5 kg bomb explodes at top, ठीक है, if, सर हाँ बोलो, पर सेंटर ऑफ मास तो हेवियर बॉडी के नजदीक होता है, तो इसमें 2 kg के नजदीक कैसे हुआ? वो तो डायग्राम में मैंने बना दिया होगा, ठीक है, वो डायग्राम में उल्टा पुल्टा हो गया होगा, ठीक है, बाकी अभी वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ ना, परफेक्ट आएगा। तो 3 kg falls vertically downward, find where 2 kg strikes, ठीक है, जरा ट्राई करो अभी इस क्वेश्चन को खुद से, मैंने तुमको काफी कुछ बता दिया है, ठीक है, रेंज भी तुमको मैंने दे दी है, ठीक है, तुमको बताना है कि वो 3 kg अगर वर्टिकली स्ट्राइक करता है तो 2 kg कहाँ पर गिरेगा। अपने सबके सहूलियत के लिए मैं ओरिजिन फिक्स कर देता हूँ 0 0, हालांकि तुम ओरिजिन कहीं भी ले सकते हो, लेकिन मैंने फिक्स कर दिया जहाँ से फेंका गया ताकि हम सब अपने आंसर को मैच कर सकें। फिर जो सुना एक चीज, कोई बॉडी जब एक्सप्लोड करती है अर्थ पे, तो क्या चीज हम सेम लेते हैं, एक्स वाला कंपोनेंट सेम लेते हैं, एक्स वाले पे काम करते हैं, वाई वाले पर काम नहीं करते, वाई वाला जो होता है उस पर एक्सटर्नल फोर्स ग्रेविटी का लगता है। ओके, बाकी लोग भी तो आंसर, थोड़ा मैं कर देता हूँ, ठीक है, बाकी लोग जरा चेक कर लो। ये मैंने कितना रेंज, कितना मैंने बोला है, रेंज है हमारा 100 मीटर, ठीक है, रेंज मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये 100 मीटर, रेंज सबको पता है ना, ठीक है। अब ये पूछा गया कि
कहां पर जाकर के 2 kg गिरेगा, तो 3 kg के लिए मुझे लोकेशन पता है ना, फॉर 3 kg x1 क्या हो जाएगा 50 मीटर, ठीक है। फॉर सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास 100 मीटर मैंने बोला था, जहां सेंटर ऑफ मास नहीं बदलेगा, जहां पे सबका प्रोजेक्टाइल जाकर के गिरता वही क्या होता सेंटर ऑफ मास होता। x2 2 kg का लोकेशन, तो मैं यहाँ पे अगर सॉल्व करूंगा ना, तो ऑब्वियसली बात है, व्हाट इज सेंटर ऑफ मास हियर, सेंटर ऑफ मास हो जाएगा 100, m1 कितना है 3, x1 कितना है 3 के लिए 50 प्लस m2, m2 कितना होता है 2, दूरी कितनी है पता नहीं, बाय सम ऑफ द मास कितना है 5, ये हो जाएगा 500 माइनस 150, है ना, 100 इंटू 5 50 5 150 बराबर 2x, ये कितना हो जाएगा 350, 350 इक्वल टू 2x, x हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, x हो जाएगा मेरा सर कितना 175 होगा। 175, हाँ ठीक है 175 मीटर। देखो ये वाला सवाल थोड़ा ट्रिकी था, ठीक है, लेकिन तुमको हमेशा इस पे कंसेप्ट याद कर जाओगे ना, तो ऐसे तुम्हारे सामने कोई भी सवाल आएंगे तुम सॉल्व कर सकते हो। प्रोजेक्टाइल जब भी फूटता है तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, जहां पे सबूता का सबूता मास गिरेगा, तुमको एक पार्ट का लोकेशन दे देगा, तुमको दूसरे पार्ट का लोकेशन निकालने वाला जाएगा, तुम उसको निकाल सकते हो। अपने आंसर को तुमको अगर वेरीफाई करना तुम कर भी सकते हो कि यहाँ पर देखो ये सेंटर ऑफ मास है 100 मीटर पे, ठीक है, ये कहाँ पे 50 मीटर पे है, ठीक है, और ये कहाँ पे 175 मीटर पे, ठीक है। तो तुम देख सकते हो हेवियर मास जो होता है सेंटर ऑफ मास के ज्यादा नजदीक होता है। तो देखो ये हेवियर मास है ना 3 kg वाला, इसकी दूरी यहाँ से कितनी है 50 मीटर है, देखो, और छोटे मास की दूरी कितनी है 75 मीटर है, ठीक है। तो हमने फिगर को यहाँ पे प्रॉपरली बिना स्केल के ड्रॉ किया है, तो हमारा फिगर में हमने ऐसे अंदाज से बना दिया, लेकिन अगर तुम मैथमेटिकली देखो तो हमारा रिजल्ट बिल्कुल से मैच कर, ठीक है। और इसमें पता देखो तुम्हारे सामने और क्वेश्चन कैसे आते हैं, रेडियो एक्टिव डीके के आते हैं। जब मान लो कोई यूरेनियम है, ठीक है, पढ़ के रखा होगा, जब वो टूटता है, ठीक है, तो वो इमिट करता है अल्फा पार्टिकल थोरियम। तो याद रखना हमेशा जब भी वो इमिट करेगा ना, तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि दो पार्टिकल में टूटे और दोनों पार्टिकल जो एक ही डायरेक्शन में चले, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं। क्यों, बिकॉज इनिशियली वो रेस्ट में होगा, अगर रेस्ट में होगा तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो हो जाएगा, तो m1v1 प्लस m2v2 बाय m1 प्लस m2, हम वहां पे क्या देखेंगे v1 हो जाएगा माइनस m2v2 बाय m1, मतलब v1 जो है v2 को अपोजिट साइड में आ रहा है ना, ठीक है। चलो कोई नहीं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, आज के लिए काफी इतना। मैं देखता हूँ नेक्स्ट क्लास में मैं सेंटर ऑफ मास को जो है ना, कल एक क्लास और लूंगा, सेंटर ऑफ मास में पूरी तरह से खत्म होगा। बाय फॉर नाउ।